हेलो फ्रेंड्स, ई शकुंतलम की लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे, दैट इज़ कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, आयुध निर्माणी बोर्ड के निगमीकरण के बारे में। तो मैं बहुत टाइम से इस पे वीडियो बनाना चाह रही थी बट कोई ढंग का आर्टिकल मिल नहीं रहा था। तो यहाँ पे मैंने बिजनेस लाइन, इंडियन एक्सप्रेस एंड ऑफेंसिव डिफेंस से पॉइंट्स को एक्सट्रैक्ट करके एक बहुत ही बैलेंस्ड डिस्कशन प्रेजेंट करने की कोशिश की है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये पूरा का पूरा मुद्दा क्या है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड क्या है, हिस्ट्री क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या रहा है, क्यों इसको कॉर्पोरेटाइज किया जा रहा है, इसको लेकर आशंकाएं क्या हैं जिस वजह से हड़ताल करने की कोशिश की जा रही है, और आगे की राह क्या होनी चाहिए। तो सेंटर जो है वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को कॉर्पोरेटाइज करना चाह रही है, जिसका अपोज किया जा रहा है बाय वेरियस ट्रेड यूनियंस, जैसे कि अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ, भारतीय राष्ट्रीय रक्षा कर्मचारी महासंघ, भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस। इन सब के द्वारा कहा गया था कि 12 अक्टूबर को ये अनिश्चितकालीन हड़ताल करने वाले हैं, बट आफ्टर टॉकिंग विद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इन्होंने इसको रद्द कर दिया है। तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है क्या, सबसे पहले हम ये समझते हैं। तो ये एक अम्ब्रेला बॉडी है फॉर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, यानी कि एक विशाल औद्योगिक एक ढांचा है जो कि रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कोलकाता में है। तो प्लीज़ रिमेंबर, हेडक्वार्टर दिल्ली में नहीं, कोलकाता में है। सिग्निफिकेंस ये है कि वेपन एम्यूनेशन, चाहे वो आर्म फोर्सेस हो, पैरामिलिट्री हो, सब के लिए इनके द्वारा बनाया जाता है। प्रोडक्शन जो है वो चाहे किसी आर्मी ऑफिसर के जूते का फीता हो या फिर कोई तोप हो, आर्म्स, एम्यूनेशन, गन्स, सारी चीज़ जो है वो इनके द्वारा मैन्युफैक्चर की जाती है। इसका जो इतिहास है वो भी बहुत स्वर्णिम रहा है। जैसे कि 1712 में डच कंपनी जो है उन्होंने गन पाउडर फैक्ट्री बनाई थी वेस्ट बंगाल में। पहली इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो है वो डच के द्वारा इस्टेब्लिश की गई थी। फिर जो ब्रिटिशर्स आए इन द ईयर 1775, देन दे रियलाइज़ कि अगर आपको इंडिया में रहना है तो रेबल होंगे, तो इनको आर्म्स एंड एम्यूनेशन चाहिए। तो इसके लिए उन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज में जो है वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की स्थापना की थी। और यही रीज़न था कि वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 के टाइम पे इंडिया जो है वो बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर था वेपन, आर्टिलरी, राइफल, एम्यूनेशन का। तो ना सिर्फ हमारे सैनिकों ने ब्रिटिश आर्मी के तौर से लड़ते हुए अपनी जानें दी, बट इंडिया ने बहुत सारा जो आर्म्स, वेपन, आर्टिलरी था, इससे भी जो है वो ब्रिटिश आर्मी को स्ट्रेंथन करने की जो है वो प्रयास किया। जब इंडिया का इस्टेब्लिशमेंट हो, जब इंडिया को आज़ादी मिल गई इन द ईयर 1947, उस टाइम इंडिया में टोटल 18 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री थे। आफ्टर इंडिपेंडेंस 23 और बने, तो अभी टोटल जो है वो 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हैं। आफ्टर द वॉर ऑफ 1962 जो इंडिया को हार मिली, उसके बाद एनालाइज किया गया, रियलाइज़ किया गया कि इंडिया में एक बेसिक स्ट्रक्चर, एक इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए डिफेंस प्रोडक्शन से रिलेटेड। इसीलिए 2 अप्रैल 1979 को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की जो है वो स्थापना की गई। इतिहास समझने के बाद हम समझते हैं कि कितना विशाल कॉन्ग्लोमरेट है, कितना बड़ा समूह है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 41 फैक्ट्रीज आते हैं, 9 ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, 3 रीजनल मार्केटिंग सेंटर एंड 5 रीजनल कंट्रोलर्स ऑफ सेफ्टी। ये जो 41 फैक्ट्रीज है, इसमें से जो 11 फैक्ट्री है ये एम्यूनेशन एंड एक्सप्लोसिव यानी कि असला बारूद बनाने का काम करती है, और जहाँ पे कम से कम 25,000 लोग जो है वो काम करते हैं। 11 फैक्ट्री जो है व्हीकल्स एंड वेपन्स बनाती है, जैसे कि गन, टैंक, यहाँ पे 19,000 लोग काम करते हैं। 8 फैक्ट्री मटेरियल्स एंड कंपोनेंट्स बनाती है, यहाँ पे 12,000 के आसपास लोग काम करते हैं। 6 फैक्ट्री जो है वो आर्मर्ड व्हीकल्स बनाती है, 14,000 के आसपास इनका मैन पावर है। 5 फैक्ट्री जो है वो बेसिक इक्विपमेंट जैसे कि आर्मी ऑफिसर्स के जैकेट, शूज़ इत्यादि बनाती है। इनकी जो मैन पावर स्ट्रेंथ है वो 8,000 के आसपास है। और अगर टोटल देखें, ओवरऑल देखिए, तो 82,000 के आसपास जो है इनका मैन पावर है। 41 फैक्ट्री है, तो यू कैन रियलाइज़ कि ये कितना बड़ा कॉन्ग्लोमरेट है, और इनका जो ट्रेड यूनियन है वो उतना ही बड़ा स्ट्रॉन्ग होगा, जिस वजह से ये प्रोटेस्ट की धमकी दे रहे हैं। तो कॉर्पोरेटाइज इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये जो है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का जो निगमीकरण है, जो कॉर्पोरेटाइजेशन है, ये आत्मनिर्भर भारत अभियान का एक भाग है, जिसकी घोषणा भारत सरकार के द्वारा 16 मई 2020 को की गई थी। सितंबर 2020 में एक एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स फॉर कॉर्पोरेटाइजेशन को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डिफेंस मिनिस्टर। इसका काम ये था कि ये देखेंगी, ये गाइड करेंगे पूरा का पूरा प्रोसीजर, देखा जाएगा कि किस तरह से इसको ट्रांजिशन करना है, जो भी एम्प्लॉयज़ हैं किस तरह से उनकी फ़ी स्ट्रक्चर होगी, उनके रिटायरमेंट बेनिफिट्स इत्यादि इत्यादि इत्यादि। तो सरकार का प्लान ये है कि लाइक एनी अदर PSU, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की तरह, जो कि कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड होती है, उसी तरह से ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को भी कन्वर्ट किया जाए। 2000 से लेकर 2015 के बीच में ऑलमोस्ट 3 कमिटीज़ ने ये रिकमेंड किया सरकार को कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को कॉर्पोरेटाइज कर दिया जाए। अभी तक ये हो नहीं पाया था। लेट्स सी इस बार भी होता है या नहीं होता है। तो हम समझेंगे कि ये कॉर्पोरेटाइज क्यों किया जा रहा है। इससे पहले एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगी कि कुछ वर्ड्स हैं जिसको सुनते ही हमारे दिमाग में एक निगेटिव इमेज बनती है, जैसे कि कॉर्पोरेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन। हमें लगता है ये गलत हो रहा है, राइट। बट जस्ट
टेक अ पॉज एंड थिंक फॉर अ मोमेंट कि आपकी मम्मी बीमार है, बहुत ही इमरजेंसी सिचुएशन है, आपके पास दो ऑप्शन है, सरकारी अस्पताल जाना या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल। आप किसको चूज़ करेंगे? ऑब्वियसली आप प्राइवेट हॉस्पिटल जाना चाहेंगे। तो आप और हम प्राइवेट फैसिलिटीज़ लेना चाहते हैं, बट जब सरकार वही प्राइवेट फैसिलिटीज़ सरकारी इंस्टीट्यूशन में प्रोवाइड करना चाहती है कॉर्पोरेटाइज करके, तो सारे लोग उसको अगेंस्ट करने लगते हैं कि सरकार तो सब चीज़ कॉर्पोरेटाइज कर रही है, सबको प्राइवेटाइज कर रही है। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जो कॉर्पोरेटाइजेशन है और जो प्राइवेटाइजेशन है, ये दोनों अलग अलग वर्ड्स हैं, इन दोनों का मकसद अलग होता है। तो किसी भी चीज़ को प्रोटेस्ट करने से पहले एक क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करने की कोशिश करें, उस मुद्दे को समझने की कोशिश करें, ठीक है। तो हम यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं वो सारे के सारे ऑथेंटिक सोर्स से लिए गए हैं, जैसे कि कैग की रिपोर्ट या फिर आर्मी की रिपोर्ट। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि कैग यानी कि कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने अपना एक रिपोर्ट पेश किया था इन द ईयर 2019, अ परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन रिपोर्ट, जिसमें ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की जो कार्य पद्धति है, इसकी जो लक्यूनाज है, उसको उन्होंने पॉइंट आउट किया था। तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है जिस वजह से इसको कॉर्पोरेटाइज किया जा रहा है वो ये है कि 80% जो इसका प्रोडक्ट का जो परचेजिंग है वो आर्मी के द्वारा किया जाएगा, भले ही आर्मी को वो पसंद हो या ना हो। तो ये कुछ इसी तरह से है कि आपको कहा जाए कि एक दुकानदार है जिससे आपको 80% प्रोडक्ट जो है, अपनी ज़रूरत का जो सामान है वो लेना ही लेना होगा, भले ही आपको वो पसंद हो या ना हो, भले ही किसी और दुकानदार आपको बेटर डील दे रहा हो, बेटर सामान दे रहा हो, बट नहीं, आपको वहीं से वो सामान लेना है। तो इंडियन आर्मी के साथ वही है कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड जितना भी चीज़ बनाएगी उसका 80% जो परचेज़ है वो इंडियन आर्मी को करना ही पड़ेगा, वेदर दे लाइक इट और नॉट। एयरफोर्स जो है वो 6% खरीदती है, इंडियन नेवी 2%, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स 4%, और जो सिविल ट्रेड इनका होता है वो 8% के आसपास होता है, यानी कि आप और हम अगर गन लेना चाहें तो। दूसरी जो प्रॉब्लम है वो है कि इसका हेडक्वार्टर जो है वो कोलकाता में है। तो इसके कस्टमर्स है दिल्ली में, हेडक्वार्टर है कोलकाता में, कोई सिंक ही नहीं है। डिफेंस अटैचेस बैठते हैं दिल्ली में, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की हेडक्वार्टर है दिल्ली में, होम मिनिस्ट्री भी है दिल्ली में, बट ये जो है ये कोलकाता में है। तो ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो लेगेसी है वो अभी भी चल रही है। तीसरी बात ये है कि डिस्पाइट इनकी जो इतनी सारी फैक्ट्रीज है, 41 फैक्ट्रीज़ हैं, इतनी सारी इनकी मैन पावर, 82,000 के आसपास इनके पास मैन पावर है, बट फिर भी ये हमेशा लॉस में रहती है, ये अपनी सैलरी तक खुद नहीं दे सकती, इनको गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए। फोर्थ पॉइंट इज़ कि इनका जो प्रोडक्शन होता है वो कभी भी टाइम पे नहीं करते हैं। इनका जो अचीव्ड प्रोडक्शन टारगेट है वो हमेशा 49% के आसपास ही रहता, कभी भी 100% नहीं जाता, डिस्पाइट कि इनके पास इतना बड़ा जो है वो मैन पावर है। एक और प्रॉब्लम है कि इनका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा है। जैसे कि अगर कॉम्बैट ड्रेस की बात करें, कुछ एग्जांपल जिससे आपको क्लियर होगा कि कितना ज़्यादा है। वो जो चितकबरी ड्रेस जो आर्मी ऑफिसर्स पहनते हैं, कॉम्बैट ड्रेस, अगर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड में वो ड्रेस उनको मिलती है 3,300 में, तो मार्केट में बेटर क्वालिटी, बेटर सिलाई, बेटर कपड़ा 1,800 में मिलती है। जैकेट जो वो पहनते हैं अगर यहाँ पे आपको 6,000 के आसपास मिलती है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड में, तो वही मार्केट में इसकी प्राइस 3,500 के आसपास है। जो हाई ऑल्टीट्यूड पैराशूट है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का प्राइस है 1,62,000 के आसपास, मार्केट में यही आपको पैराशूट जो है वो 1,12,000 के आसपास मिलेगा, यानी कि 50,000 का लॉस है सिर्फ एक पैराशूट पे। अशोक लेलैंड जो ट्रक है, ये जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है ये इस कंपनी से खरीदेगी, उसके बाद उसमें कुछ एड ऑन्स करती है एंड देन वो आर्मी को बेचती है। कितने में बेचती है? 28 लाख में बेचती है। अगर आर्मी डायरेक्ट अशोक लेलैंड से खरीदे तो उसको पड़ेगा 17 लाख में। तो आप समझ सकते हैं एक ट्रक पे कितना ज़्यादा ये कॉस्ट लेती हैं। सुपरवाइजरी कॉस्ट जो होता है किसी भी कंपनी का 35% के आसपास माना जाता है कि एक एक्सेप्टेबल चीज़ है, इतनी हो सकती है, बट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का 65% के आसपास है, जो कि अनएक्सेप्टेबल है। और अगर आपका सुपरवाइजरी कॉस्ट 65% के आसपास है तो आप तो कम्पिटिटिव कभी हो ही नहीं सकते हैं। प्राइवेट फैक्ट्रीज़ है कुछ, जैसे कि कानपुर की है, वो विदेशों में अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करती है, बट वो इंडियन आर्मी को नहीं बेच सकती। क्यों? क्योंकि उनको 80% जो है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड से ही खरीदना पड़ेगा, भले ही वो कितना भी बेकार सामान क्यों ना बनाए, कितना भी महंगा क्यों ना बनाए। तो ये प्रॉब्लम्स है। दूसरी प्रॉब्लम है बैड क्वालिटी प्रोडक्ट। बैड क्वालिटी प्रोडक्ट ऐसा है कि कहा तो ये जाता है कि जो देसी कट्टा है जो आपको मिलेगा और इनके द्वारा जो इंसास राइफल बनाया जाता है, देसी कट्टा उससे बेटर होता है, ये लोग कहते हैं। इंडिया ने अपने फ्रेंडली कंट्रीज़ को बोला कि आप हमसे आर्म्स खरीदिए बेटर दाम पे, बट उन्होंने मना कर दिया ये बोल के कि आपके प्रोडक्ट जो है वो बहुत ही बुरे क्वालिटी के हैं। तो बुरे क्वालिटी के हैं तो इससे सिर्फ मॉनेटरी लॉस नहीं हो रहा है, इससे आपको सैनिक भी मर रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक करगिल में हमारे 527 जवान मारे गए थे, पर जब ऑपरेशन पराक्रम हुआ था, ये तब हुआ था जब पार्लियामेंट पे अटैक हुए थे, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में बहुत ज़्यादा तनाव की स्थिति बन गई थी। एक दूसरे के आमने सामने थी, तो वहाँ पर जो ऑपरेशन चले थे उसको हम ऑपरेशन पराक्रम कहते हैं।
इस टाइम पे बिकॉज ऑफ फॉल्टी एमिनेशन जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के द्वारा मैन्युफैक्चर किए गए थे, हमारे 800 से 1900 जवानों की मौत हो गई थी, वो शहीद हो गए थे क्योंकि इन्होंने इक्विपमेंट्स बहुत ही गंदे बनाए थे। तो सिर्फ मॉनेटरी पैसे का नुकसान नहीं हो रहा, जवान हमारे मर रहे हैं क्योंकि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड जो है वो सही उपकरण नहीं बनाती है। इसी से रिलेटेड है कि जो एक्सचेकर है उसको लॉस हो रहा है। कैसे हो रहा है? एक रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल 2014 से 19 के बीच आर्मी ने 700 करोड़ के जो प्रोडक्ट्स हैं उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया क्योंकि वो बहुत ही बेकार क्वालिटी के थे, उसको आप यूज़ ही नहीं कर सकते हो। 330 करोड़ के जो इन्होंने माइंस बनाए थे वो इतने फॉल्टी हैं कि आर्मी को उसको डिस्ट्रॉय करना पड़ा। इतने पैसे में आर्मी जो है वो 100 बोफोर्स गन खरीद सकती थी। तो बैड क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बनाती है, तो ना सिर्फ मनी लॉस होता है बल्कि हमारे जवान मर रहे हैं और जो एक्सचेकर्स है उसको भी लॉस हो रहा है। प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा हाई है, आप टाइम पे डिलीवर भी नहीं करते। उसके अलावा भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, जैसे कि इनके पास फाइनेंशियल पावर जो है वो बहुत ही लिमिटेड है, डिसीजन मेकिंग में बहुत ही लेट लगाते हैं, पॉलिटिक्स भी बहुत ज़्यादा इसमें है। ये है कि अगर कोई पॉलिटिशियन है वो कहेगी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को कि मेरा ये कॉन्स्टिट्यूंसी है, आप यहाँ पे एक फैक्ट्री लगा दीजिए, ठीक है, इन्होंने लगा दिया। आप कोई प्रोडक्ट आप बनाते हैं तो आपको रॉ मटेरियल वाला कंसेप्ट पता है कि आप देखते हैं कनेक्टिविटी क्या है। तो नेताजी के कहने पे आपने उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में फैक्ट्री तो लगा दिया, सामान आपको इतना दूर से आ रहा है, आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, बढ़ जा रहा है, आप एफिशिएंट कभी नहीं होंगे। तो ये जो पॉलिटिशियंस करते हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का यूज़ अपने वोटों को अपीस करने के लिए, ताकि हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में फैक्ट्री लगेगी, लोगों को रोज़गार मिलेगा, हमें वोट मिलेगा। आपको तो वोट मिलेगा लेकिन देश को उससे कुछ नहीं मिलेगा। चौथी बात यह है कि जो मैन आवर यूटिलाइजेशन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का वो 127% के आसपास है, जबकि मशीन यूटिलाइजेशन का जो एवरेज है वो 75%, यानी कि इनको इनकी सैलरी 100% सैलरी से 27% ज़्यादा ही मिलता होगा, लेकिन काम ये सिर्फ 75% के आसपास करते हैं। यूनियंस जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, और सारे के सारे कम्युनिस्ट यूनियंस हैं। और आपको पता है कम्युनिस्ट पार्टी का जो एलिजियंस है वो चाइना की तरफ है। तो आप ही मान के चलिए लद्दाख में स्टैंड ऑफ है, ये लोग स्ट्राइक के लिए कह रहे हैं। तो इनको सोचना चाहिए कि देश पहले आता है और बाकी सारी चीज़ें बाद में। तो ये जो यूनियंस है जो हर चीज़ पे हड़ताल करते रहते हैं, हर चीज़ पे प्रोटेस्ट करते रहते हैं, तो ये भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को सही से काम नहीं करने देते। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि यहाँ जो चेयरमैन है वो सीनियरिटी बेसिस पे बनते हैं। तो इससे ये होता है कि कोई भी चेयरमैन को ज़्यादा टाइम नहीं मिलता रिफॉर्म करने के लिए। 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, इतने में कोई क्या ही कर लेगा। एंड एक और चीज़ है जो मैंने आपको इन द बिगनिंग ही कहा कि आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड में जो है वो कॉर्पोरेटाइजेशन किया जाए, ताकि इसकी ऑटोनॉमी जो है उसको इम्प्रूव किया जाए, अकाउंटेबिलिटी इसमें लाई जाए और एफिशिएंसी मुहैया कराई जाए। तो ये सारे रीजंस है जिस वजह से सरकार जो है वो इसको कॉर्पोरेटाइज करना चाहती है। बट कुछ आशंकाएँ हैं, कुछ अप्रीहेंशंस हैं, जैसे कि सबसे पहला तो यही है कि इनका कहना है कि अभी आप कॉर्पोरेटाइज कर रहे हो और धीरे धीरे इसको आप प्राइवेटाइज कर दोगे, यानी कि निगमीकरण जो है वो अंतर्गतवा जो है निजीकरण में तब्दील हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि इनका ये कहना है कि नई जो कॉर्पोरेट एंटिटीज़ आएंगी उनको पता नहीं यहाँ का वर्क कल्चर, तो ये कोप अप नहीं कर पाएंगी क्योंकि डिमांड जो है वो अनस्टेबल है, सप्लाई जो है वो डायनेमिक होता है। चौथी बात इनका जो है वो ये कहना है कि इनकी जो मौजूदा जो कार्य प्रणाली है, जो कार्य पद्धति है वो प्रभावित होगी ये जो रीस्ट्रक्चरिंग करना चाहते हैं उससे, तो ये अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। चौथा जो ऑब्वियस रीज़न आपके दिमाग में आया होगा, जॉब लॉसेस। 82,000 के आसपास इनके पास मैन पावर है, काम ये सिर्फ 75% के आसपास करते हैं, सैलरी 127% के आसपास है। तो ऑब्वियसली ये देखा जा रहा है कि बहुत सारे लोगों की छटनी होने वाली है अगर आपको किसी भी फर्म को एफिशिएंट बनाना है। तो जॉब लॉस को लेके जो खतरा है वो वाजिब है। तो ये अप्रीहेंशन है जिसकी वजह से ट्रेड यूनियन जो है वो प्रोटेस्ट कर रही है। तो आगे की राह क्या होनी चाहिए? तो देखिए, भारत के कुछ जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है वो 200 साल से भी अधिक पुराने हैं और यही कारण है कि मौजूदा समय की आवश्यकताओं के हिसाब से वो काम नहीं कर पा रहे हैं। तो ये ऑब्वियस रीज़न है कि इसको मॉडर्नाइज करने की ज़रूरत है, इसको फ्लेक्सिबल बनाने की ज़रूरत है, बेटर डिसीजन मेकिंग इत्यादि करके हम इसको जो है वो बेटर बना सकते हैं। बट इससे पहले सरकार को जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं इन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड उनसे बात करने की ज़रूरत है, जैसे कि ट्रेड यूनियंस, उनसे पूछे, उनके जो भी अप्रीहेंशंस है उसको दूर करने का प्रयास करें, कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो ये एक कदम हो सकता है
ये जो अभी जो ये प्रोटेस्ट करने वाले थे ऑन 12 अक्टूबर, इसको इन्होंने स्थगित कर दिया है। तो ये एक वेलकम स्टेप है कि सरकार सामने से आके इनसे बात करने को राज़ी हुई है। दूसरी चीज़ ये है कि इनका जो पूरा का पूरा जो रोड मैप है, इसमें जितने भी लोग हैं, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, सबको इन्वॉल्व किया जाए, ब्रॉडर कंसल्टेशंस हो, जो भी मेजर कंसर्न्स हैं उसको देखा जाए, जो भी सेंसिटिव इश्यूज़ हैं उस पर बात की जाए और उसके बाद कोई भी स्टेप को लिया जाए। चौथी चीज़ ये है कि जो भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की जो मैन पावर है, जो इनके इंजीनियर्स हैं, ऐसा नहीं कह सकते कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड अच्छे प्रोडक्ट नहीं बनाती तो इसके इंजीनियर्स ख़राब है, नहीं, क्योंकि इनका जो काम करने का जो एम्बियंस है, जो वातावरण है, वो ख़राब है। तो आपको वातावरण ठीक करने की ज़रूरत है। एंड चौथी चीज़ यही है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे ध्यान देने की आवश्यकता है और ये बताने की ज़रूरत है कि जो कॉर्पोरेटाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन, ये दोनों अलग अलग चीज़ें होती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता होता है कि सरकार कॉर्पोरेटाइज़ करना चाह रही है, भैया प्राइवेटाइज़ नहीं करना चाह रही। तो इंडियंस की प्रॉब्लम होती है, जहाँ पे भी सुनते हैं कि प्राइवेटाइजेशन मतलब ये गलत हो रहा है। तो ये जो लोग हैं, जो दिमाग में बैठी हुई ये चीज़ें, ये सरकार ही इसको सॉल्व कर सकती है। सारे लोगों को साथ में लेके चलेंगे तो प्रोटेस्ट नहीं होंगे और जो एफिशिएंसी है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड में, वो भी लाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, दिस वाज एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिखे ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हैप्पी लर्निंग।